Hello students, welcome back to our YouTube channel JRL Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पेपर 1 में हमारी यूनिट रहती है उसका जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का वो रहेगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कि एक हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक होता है और इस टॉपिक से आपको हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जितने भी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाकर देखिएगा। इस जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इससे आपको हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके पेपर 1 के एग्जाम में। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो फर्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, किसने इसको दिया था, क्या इसका मीनिंग होता है। तो फर्स्ट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ऑथर कौन थे। इसके ऑथर का नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। इसके नाम में ही जो इनके ऑथर का नाम दिया गया है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी। जो ब्लूम है उनका कंप्लीट नेम क्या था, बेंजामिन एस ब्लूम। अब जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसको 1956 के अराउंड इसको डिफाइन किया गया था ब्लूम्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको पब्लिश किया गया था एक हैंडबुक में जो हमारे बेंजामिन एस ब्लूम हैं और उसके कलीग थे। उन्होंने एक हैंडबुक लिखी थी जिसका नाम था क्या कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। तो इस जो हैंडबुक है जो इनकी पब्लिश हुई थी उसमें इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन होती है। हायरार्कियल का मतलब कि हमारी एक स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर हम यहाँ पर चीजों को पढ़ते हैं। एक हायरार्की यहाँ पर मेंटेन की जाती है, जो एक क्लासिफिकेशन होती है किसकी, वेरियस लेवल ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं लर्निंग के, उसमें हम कैसा सोचते हैं, कैसा हम सीखते हैं और कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके वेरियस लेवल्स होते हैं, तो उसकी ही एक ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन थी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको क्रिएट क्यों किया गया था, कि जो ब्लूम्स थे और उनके कलीग्स थे उन्होंने इसको डिफाइन ही क्यों करा था और क्या इसकी हमें जरूरत पड़ी थी जो इसको हम लेकर आए थे। तो अगर हम बात करें, इसको क्रिएट किया गया था ताकि क्या कर सके, हम एनकरेज कर सके थिंकिंग को बियॉन्ड द मेमोराइजेशन एंड रिकॉल इन द क्लासरूम। कि जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पहले क्या होता था, क्लासरूम में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था एक टीचर का क्या करना, अपना लेक्चर को डिलीवर करना, चाहे स्टूडेंट्स को समझ आए चाहे ना आए, चाहे उसके जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी वो रिकॉल करते हो, मेमोराइजेशन का यूज करते हो, रोट मेमोराइजेशन को वो यूज करते हो। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि जस्ट वो रट्टे मार रहे हो बिना कोई अंडरस्टैंडिंग की, अपने कंसेप्ट की, वो चीजों को बस याद रखने के पर्पज से वहां पर पढ़ते हो। तो पहले हमारे ये ऑब्जेक्टिव होते थे। लेकिन जो ब्लूम्स थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके लिए बनाई एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें क्या बताया गया कि जो हमारे क्लासरूम है, मेमोराइजेशन है और रिकॉल है, उसके बियॉन्ड भी हमारी एक लर्निंग होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर हैं, वो थिंक करें, वो मतलब दिमाग से सोचें, थोड़ा अंडरस्टैंड करें चीजों को, कंसेप्ट की वो क्लैरिटी के साथ चीजों को पढ़े, तभी एजुकेशन हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो हम अचीव कर पाएंगे। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करने का वो यही था कि हमें क्या करना, एनकरेज करना थिंकिंग को, कि हम अपने माइंड से कुछ चीजों को सोच सके, ना कि हमें जो बताया गया है बस उसको ही हमने रट लिया बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के। तो ये ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी थी उसमें मेन बात यही कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप्स की डोमेन्स होती हैं लर्निंग के ऑब्जेक्टिव की, कि अब हम लर्न किस किस तरीके से कर सकते हैं। उसके हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसकी हमारी 3 ही डोमेन होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि कई स्टूडेंट को याद ना रहे कि ये कौन सी डोमेन है वो कौन सी डोमेन है। तो हम इसको याद करते हैं एक ट्रिक से जिसका नाम है कैप। कैप में हमारा सी से होता है कोग्निटिव डोमेन, एंड ए से होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन, एंड पी से होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो ये हमारी 3 टाइप्स की डोमेन होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम कैप से इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, कोग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव, एंड देन हमारी होती है लास्ट साइकोमोटर डोमेन। तो स्टूडेंट अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ये कितनी तरीके की डोमेन होती है और किस किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव जो डोमेन है उसको आप रिलेट कर सकते हो थिंकिंग से, कि कोग्निटिव जब जैसे आपको ना कोग्निटिव वर्ड देखने को मिलता है तो थोड़ा आपका माइंड काम करना शुरू करता है कि ये कोग्निटिव क्या है। कि कई स्टूडेंट को जिनको नहीं पता होता, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि कोग्निटिव क्या होता है, तो कोग्निटिव वर्ड आते ही वो सोचना शुरू कर देते हैं ये क्या कोग्निटिव होता है। तो आपने क्या करा, सोचना शुरू कर दिया कोग्निटिव वर्ड को देखते ही।
इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जब कोग्निटिव होता है तो हमारा माइंड का हम यूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारी बुद्धि का, हमारी जो भी हमारे माइंड है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, उनका हम यूज करते हैं कोग्निटिव डोमेन में, मतलब थिंकिंग। अब जैसे हमारा ब्रेन है कि हमने यहाँ पर आपको जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हम यहाँ पर अपने ब्रेन का यूज करते हैं। ब्रेन में हम क्या करते हैं, मेन हमारा जो काम होता है ब्रेन का, थिंकिंग करने का काम, कि हम कुछ सोचते हैं। तो यही होता है कोग्निटिव डोमेन, कि हम इंटेलेक्चुअल जो हमारी एबिलिटीज हैं उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। हमारा जो दिमाग है वो यहाँ पर मेन काम में आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो कोग्निटिव डोमेन है ये किससे डील करती है। तो ये डील करती है मेंटल स्किल्स से, नॉलेज से एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं, माइंड से रिलेटेड होती हैं, तो उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड और हमारी नॉलेज से रिलेटेड और हमारी मेंटल जो स्किल्स होती हैं, मेंटली जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम काम करते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं कोग्निटिव डोमेन में। तो इन सब चीजों से ही हमारी कोग्निटिव डोमेन डील करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके 6 लेवल पर ये फंक्शन करती है, कि जो हमारी कोग्निटिव डोमेन है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की हमारी फर्स्ट डोमेन आती है कोग्निटिव डोमेन, उसके हमारे 6 लेवल्स होते हैं, जिसको किसने बताया था, ब्लूम ने ही बताया था, बेंजामिन एस ब्लूम ने। कब बताया था, इन 1956 में। इस वजह से ही इसको हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बोलते हैं एंड 1956 में इसको डिफाइन किया गया था ब्लूम्स के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 6 लेवल्स के बारे में, जिनको बताया था ब्लूम ने। और ये जो 6 लेवल है ना स्टूडेंट, आपसे यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कोग्निटिव डोमेन के। कई बार आपसे कुछ 5 लेवल्स दे देगा, आपके पूछ सकता है कि 6 लेवल कौन सा है। कुछ आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपको कुछ गलत नाम भी दे दिए जाएंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इनमें से हमारी जो कोग्निटिव डोमेन है इसका लेवल नहीं है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इनके जो लेवल है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने होंगे, और इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि हाँ मैम इनको हम छोड़ दें, हम तो याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा 1 बाय 1। एक अरेंज्ड मैनर में इनको अरेंज किया गया है, तो आपको वैसे ही याद रखना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट लेवल आ जाता है स्टूडेंट नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर नॉलेज का मतलब ये नहीं कि नॉलेज ले रहे हैं, अच्छी बात है कि इसको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। यहाँ पर नॉलेज का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं फैक्ट्स को, रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर रिकॉल का मतलब है कि रोट मेमोराइजेशन, कि हम शुरुआत कैसे होती है हमारे माइंड की, शुरुआत में हम क्या करते हैं, चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। मतलब जब हम समझते नहीं थे, जब हम छोटे बच्चे थे, हम चीजों को क्या करते थे, रटने की कोशिश करते थे विदाउट हमारी कोई भी अंडरस्टैंडिंग के उन कंसेप्ट की। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें लेवल बनेगा नॉलेज, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं जस्ट इन्फॉर्मेशन को। हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना टॉपिक्स को, कि जो भी हम पढ़ देंगे, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ना कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन, कि लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि हम रट्टे मार के पढ़ते हैं, उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है चीजों को याद रखना, ना कि हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो यही होता है रोट मेमोराइजेशन। तो नॉलेज में हम रोट मेमोराइजेशन करते हैं, जबकि कॉम्प्रीहेंशन में हम चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, जो हमारा ये सेकंड लेवल है इस कॉग्निटिव डोमेन का। नेक्स्ट हमारा लेवल आ जाता है एप्लीकेशन। अब जो भी हमने चीजों को अंडरस्टैंड करा, अब हम उनको अप्लाई करने का काम करेंगे, कि जो भी चीजें मैंने समझी अब मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो ये मेरा थर्ड स्टेप बन जाएगा कि मैं अब उसको अप्लाई करने का काम करूंगी, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन को रीड करा था, जो भी इन्फॉर्मेशन को मैंने समझा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, हमारा फोर्थ जो लेवल आ जाता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने कोई बिल्कुल जटिल विषय ले लिया, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपने टॉपिक उठा लिया और उस टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आप एनालाइज में क्या करते हो, उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। कि कई बार होता है ना कि स्टूडेंट आपको कोई टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करा, उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तोड़ तोड़ कर उसके वर्ड्स को समझा कि इस वर्ड का ये मीनिंग है और इस वर्ड का ये मीनिंग है। तो मैंने क्या करा, फिर उसको अच्छे से समझा, पार्ट बाय पार्ट मैंने उसको समझने की कोशिश की। कि जैसे हमारा होता है कि यूजीसी नेट का पेपर हम पढ़ते हैं, जैसे उसमें एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। अब मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, मैं थोड़ी क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो मैंने क्या करा, जो मेरा पेपर 1 है उसको, मेरा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो मैंने उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं क्या कर पा रही हूँ, मेरे पेपर 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। ऐसे ही मैंने मेरे पेपर 2, जैसे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कॉमर्स है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 यूनिट्स में। तो अब मेरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि मैं उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं। तो यही होता है एनालिसिस।
तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ हमारा लेवल जो है सिंथेसिस। अब मैंने क्या करा था एनालिसिस में, एनालिसिस में मैंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि मैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं। जबकि सिंथेसिस में क्या होता है कि मैंने जो भी छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करा है अब मैं उनको इंटीग्रेट करूंगी, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं कुछ नया तरीका निकाल सकूं, कुछ न्यू मैं अब उससे नॉलेज गेन कर सकूं। कि मैंने क्या करा, जो एनालिसिस में छोटे छोटे टॉपिक्स को डिवाइड करा था, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अब उन पार्ट्स को मैंने इंटीग्रेट करा ताकि मैं कुछ न्यू नॉलेज को वहां से क्या कर सकूं, गेट कर सकूं, कुछ नई चीजों को मैं वहां से गेट कर सकूं। तो यही होता है सिंथेसिस, कि मैंने न्यू वेज में उन पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया ताकि मैं उनको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं। नेक्स्ट आ जाता है इवेल्युएशन, जो हमारा इसमें होता है 6th लेवल, या फिर हम इसे बोले तो हमारा फाइनल जो लास्ट लेवल होता है ये होता है हमारा इवेल्युएशन। कि अब मैंने सारी चीजें कर ली स्टूडेंट, कि मैंने नॉलेज के लेवल पे मैंने रिकॉल करा, कॉम्प्रिहेंशन मैंने उनको अंडरस्टैंड करा, एप्लीकेशन मैंने अप्लाई करा, मैंने इन्फॉर्मेशन को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन को समझा था, पढ़ा था, एंड मैंने फिर बाद में क्या करा, एनालिसिस करा, उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर अंडरस्टैंड करा, एंड देन सिंथेसिस मतलब क्या करा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा था उसको अब मैंने कुछ न्यू तरीके से, न्यू वेज में मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या हो गया, इवेल्युएशन। ये मैंने जितने भी काम करे हैं, क्या मैंने वो सही करे थे, कुछ गलत करे थे, उसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई थी। तो अब मैं इवेल्युएशन में यही काम करती हूँ कि जो भी मैंने मेथड्स का यूज करा, जो भी मैंने मटेरियल का यूज करा, तो उसमें क्या कमियां थी, अगर कमियां नहीं थी तो मैं और ज्यादा कैसे उसमें इंप्रूवमेंट कर सकती थी। तो अब मेरा इसमें काम आ जाएगा इवेल्युएशन का, कि मैं अब जज करूंगी जो भी मैंने अपना ऑलरेडी काम कर लिया है। तो ये होता है हमारा 6th लेवल। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के हमारे 6th लेवल के बारे में बताया था ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में, ब्लूम्स ने। लेकिन स्टूडेंट ये थी हमारी क्या थी पहले के टाइम पे, आप सोच सकते हो ना 1956 के अराउंड की हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट डोमेन थी कॉग्निटिव डोमेन। लेकिन अब आप जानते हैं इस चीज को कि 21st हमारी सेंचुरी चल रही है, तो इन चीजों में ये लेवल्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट है डायनेमिक है, एवरी डे वो चेंज हो रहा है, तो हमारी जो भी पहले बनाई गई थी लेवल्स, तो उनमें भी चेंज होने हमारे जरूरी थे। तो जिसको किसने समझा, एंडरसन ने। एंडरसन कौन थे, इनके फॉर्मर स्टूडेंट थे जो हमारे ब्लूम्स हैं, बेंजामिन एस ब्लूम, इनके एक फॉर्मर स्टूडेंट थे जिसका नाम था एंडरसन। तो उन्होंने रिवाइज करा इस कॉग्निटिव डोमेन को, कब करा था रिवाइज, 2001 में। तो अब हम उसको ही डिस्कस करते हैं कि 2001 में अगेन कॉग्निटिव डोमेन को बताया गया एंडरसन के द्वारा, इसको दोबारा बताया गया 2001 में, और इसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम उसको ही डिस्कस करते हैं, रिवाइज्ड ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को। अब इसको दिया था एंडरसन ने 2001 में। अब इसके भी 6 लेवल्स बताए गए थे कॉग्निटिव डोमेन में जो हमने पहले पढ़े थे, बट इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सोच सकते हैं स्टूडेंट हम 21st सेंचुरी में हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकें। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब अब हम उससे रिलेट कर कर चलेंगे कि कुछ हमारे वहां पर हमने पढ़ा था, स्टेप क्या था वहां पर, नॉलेज था। नॉलेज का मतलब हम क्या कर रहे थे, चीजों को याद कर रहे थे बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के, हम जस्ट क्या कर रहे थे, रट्टे मार रहे थे, चीजों के क्रैमिंग कर रहे थे हम, अपने जो भी टॉपिक्स है हमने इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें उनको जो इसमें एंडरसन थे उन्होंने नॉलेज का नाम दे दिया रिमेम्बरिंग। तो इन स्टेप्स को भी आपको अच्छे से याद रखना है, तो इनसे रिलेटेड भी आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर 1 में। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। तो पहले अंडरस्टैंडिंग को क्या बताया था ब्लूम्स ने, कॉम्प्रिहेंशन का नाम दिया था, लेकिन अब जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अंडरस्टैंडिंग। एक स्टूडेंट आपको ना यहाँ पर एक बात और नोट करनी है कि जितने भी हमने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में लेवल्स पढ़े थे, तो उसमें वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दिया एंडरसन ने। वहां पर आपको क्या था, आईएनजी नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी जितने भी अपने स्टेप पढ़े। लेकिन अब जितने भी स्टेप आप पढ़ोगे, कि जैसे रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, या फिर इवेल्युएटिंग है और क्रिएटिंग है, तो इन सारे के सारे स्टेप्स में आपको क्या मिल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाया हुआ मिलेगा। तो आप ऐसे भी इनको अच्छे से याद रख सकते हो। तो इसमें अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया, रिमेम्बरिंग होगा, जहां पर हमने वहां पढ़ा था क्या था, नॉलेज था। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग, जो पिछली हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसमें था ये कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड स्टेप अप्लाइंग, जबकि वहां पर क्या था, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अप्लाई हो गया, अप्लाइंग हो गया, वहां पर जस्ट एप्लीकेशन था कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर अब हम उसको अप्लाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालाइजिंग, वहां पे क्या था, एनालिसिस था।
एनालिसिस हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा ताकि हम उसको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो यही होता है एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या हो गया, एनालाइजिंग, कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन को अप्लाई करा था, जिस भी तरीके से हमने उसको अप्लाई करा, अब हम उसको एनालाइज करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इवेल्युएटिंग। तो मेजर चेंज स्टूडेंट अब आपको इस डोमेन में यही देखने को मिलेगा कि वहां पे हमारा जो लास्ट लेवल था वो वहां पर इवेल्युएटिंग था, जबकि यहाँ पर हमारा फिफ्थ स्टेप इन्होंने क्या कर दिया, इवेल्युएटिंग कर दिया। कि अब मैं क्या कर दिया, अब मैं क्या करती हूँ कि पहले मैंने क्या कर दिया, अब एनालाइज कर लिया सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को, अब मैं उसको इवेल्युएट करने का काम करूंगी, मतलब जज करूंगी कि जो भी मैंने मेथड्स का यूज करा, जो भी मटेरियल को मैंने अंडरस्टैंड करा, तो उनमें क्या कमियां थी, कि मेरे जो खुद के एफर्ट्स थे उसमें कुछ कमियां थी या फिर नहीं थी। तो अब इस चीज को क्या करूंगी, जज करने का काम करूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा क्रिएटिंग। अब स्टूडेंट वहां पर ये स्टेप क्या था, सिंथेसिस के नाम से था, और वहां पर ये फिफ्थ हमारा लेवल था, जबकि यहाँ पर आपको इस जो डोमेन है एंडरसन की, उसमें आपको 6 नंबर पे ये देखने को मिलेगा क्रिएटिंग के नाम से, जबकि वैसे हम इसको सिंथेसिस ही बोल सकते हैं। क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करा था, कि एनालिसिस में हमने क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, अब हमने उसको इवेल्युएट करा। अब इवेल्युएशन के बाद हम पढ़ते हैं क्रिएटिंग, कि जो भी हमने चीजों को पढ़ा है, अब हम सब चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि अब हम क्या कर सके, कुछ न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम नई चीजों को उससे गेट कर सके, कुछ नई नॉलेज हम उससे ले सके। तो इस वजह से ही हम उसको अब इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे 6 के 6 लेवल जो बताए थे रिवाइज ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में एंडरसन ने इन 2001 में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि क्रिएटिंग ही इसमें एक की चेंज था हमारा, कि वहां पे क्या था, हमारे सारे के सारे लेवल सेम थे, वहां पर सिंथेसिस था, जबकि यहाँ पर क्रिएटिंग हो गया। सिंथेसिस वहां पर 5th लेवल पे था, जबकि क्रिएटिंग यहाँ पर हमारा 6th लेवल पर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल बन गया, क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी। अब जो क्रिएटिंग है ना, ये हमारी इनोवेशन को प्रमोट करता है, और ओरिजिनलिटी, इनोवेशन का मतलब कुछ हम नया सीख रहे हैं, अब कुछ न्यू नॉलेज गेट करेंगे, कुछ न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यही होता है क्रिएटिंग। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये एंडरसन की जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई थी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारी आ जाती है अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव डोमेन को आप रिलेट कर सकते हो फीलिंग से। फीलिंग मतलब आपके कहाँ होती है, फीलिंग आपके हार्ट में आपकी फीलिंग होती है, कि आपकी जो भी इमोशंस हैं, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो आपका हार्ट आपके लिए काम करता है। तो इसमें आप रिलेट करोगे अफेक्टिव डोमेन को आपके हार्ट से, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फीलिंग से, कि हमारे मन क्या सोचता है चीजों के बारे में, हम हमारे मन से कैसे चीजों को सीखेंगे। वहां पर हमने कोग्निटिव जो डोमेन थी, वहां पर हमने अपने माइंड का, ब्रेन का, या फिर हम बोले तो दिमाग का हमने यूज करा, जबकि अफेक्टिव डोमेन में हम किसका यूज करते हैं, हमारे मन का, कि हमारा मन क्या कह रहा है, कि मैं चीजों को अंडरस्टैंड करूंगी, तो जैसा मेरा मन कहेगा मैं उस तरीके से ही चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलूंगी। मेरी फीलिंग्स, जो मेरी इमोशंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो अफेक्टिव डोमेन में अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो अफेक्टिव डोमेन है, किसने इसको डिफाइन करा था। ये अफेक्टिव डोमेन को डिफाइन करा था क्रैथवोल ने। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अफेक्टिव डोमेन है उसको किस ऑथर ने डिफाइन करा था। तो क्रैथवोल हमारे नाम के एक ऑथर थे, उन्होंने इसको डिफाइन करा था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किससे डील करता है, फीलिंग से डील करता है, इमोशन से, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, या फिर मोटिवेशन। अब सारी की सारी चीजें, एटीट्यूड्स हो गया जैसे किसी पर्सन का, कोई वैल्यूज होगी वो हमारे मन में, हमारे हार्ट में होती है ये चीजें, या फिर हमारा मोटिवेशन कि हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। तो इन चीजों से रिलेटेड जहां भी आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो वहां पर हमारी अफेक्टिव डोमेन होती है, जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हम 3 डोमेन में बात करते हैं। अब जो अफेक्टिव डोमेन है उसके हमारे 5 लेवल्स होते हैं, जबकि हमने कोग्निटिव डोमेन में पढ़ा था कि उन सबके 6 लेवल्स होते हैं, जबकि अफेक्टिव डोमेन में हम 5 लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो 5 लेवल्स है उसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का मतलब है यहाँ पर रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। रिसीव का मतलब अब हम अवेयर होंगे चीजों के बारे में, कि रिसीव तो तब करेंगे ना जब मेरे को कुछ पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं अवेयर होंगी, तभी तो मैं इन्फॉर्मेशन को क्या करूंगी, रिसीव करूंगी। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप। अब मेरे मन के ऊपर डिपेंड है कि मैं उसको रिसीव करना चाहती हूँ या फिर नहीं चाहती। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है रिसीविंग। ये सारी की सारी मेरी इमोशंस के ऊपर डिपेंड करेगा और मेरे जो भी फीलिंग्स है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हो जाता है इसमें
इसमें हमारा सेकंड लेवल रिस्पॉन्डिंग। अब जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन को क्या करा, रिसीव करा, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगी। रिस्पॉन्ड करूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिवली अब उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दूंगी। तो यही होता है रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैल्यूइंग, हमारा जो थर्ड लेवल होता है। अब जो भी मैंने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था, रिस्पॉन्ड करा था जिस भी चीज को, जिस भी इंफॉर्मेशन को, तब उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगी, उसकी जो भी वर्थ है, जो भी वैल्यूज हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी कि मुझे इससे क्या वैल्यू मिलेगी। अगर मुझसे उससे अच्छी वैल्यू मिलेगी तो मैं उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगी। अगर मुझे उससे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब पॉजिटिव नहीं मिल रही है, नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी, तो शायद क्या पता मैं उसकी ओर ध्यान ना दूं। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो भी मेरी वैल्यूज थी, मैंने जो भी देखा वहां पर क्या करा, मैंने वर्थ को जाना, जो भी वैल्यूज थी उनके बारे में अच्छे से जाना, तो अब मैं उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अब मैं उन वैल्यूज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी, अपने अंदर में उन वैल्यूज को लेकर आने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन, अब जो भी वैल्यूज मैंने सीखी अपने अंदर ली, अब मैं बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली मैं अब क्या करूंगी, काम करना शुरू कर दूंगी। तब अब क्या करूंगी, अपने अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी। अब बिल्कुल कंसिस्टेंटली मैं उनको इंटरनलाइज कर दूंगी कि अपने अंदर उन सारे की सारी वैल्यूज को लेकर आना शुरू कर दूंगी। तो यही होता है हमारा 5 लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, फीलिंग से, इमोशंस, या फिर हमारे मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, या फिर वैल्यूज है। तो इसके हमारे 5 लेवल्स है, जिसको हमने अच्छे से 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर जो डोमेन है हमारी किससे रिलेटेड होती है, वो फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड होती है, कि हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है या फिर हमारे हैंड्स की मूवमेंट हो रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है कि हैंड्स, कि हमें यहाँ पर 2 हैंड्स दिखा रखे हैं, कुछ मूवमेंट हो रही है, हमारी बॉडी की हो सकती है, फिजिकली मूवमेंट हो सकती है, कि यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं किस वर्ड को, डूइंग। ये हमने क्या करा, साइकोमोटर जो डोमेन है उसमें हम कुछ सीखते हैं, बट किसके थ्रू, हम खुद से कुछ करते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, मतलब हमारे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनका हम यूज कर फिजिकली मूवमेंट करकर कुछ अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, कुछ लर्न करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कि ये जो साइकोमोटर डोमेन है इसको किसने डिफाइन करा था, जो हमारे एक फेमस ऑथर है R.S. डेव ने इसको डिफाइन करा था। अब इस जो साइकोमोटर डोमेन है इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो कई बार स्टूडेंट आपसे इस नाम को देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कोनेटिव डोमेन क्या होती है। अब इस कोनेटिव डोमेन को देखते ही आपको ऐसे नहीं होना कि हमने तो 3 ही टाइप की डोमेन पढ़ी थी, एक साइकोमोटर थी, एक अफेक्टिव थी और एक कोग्निटिव थी। ये कोनेटिव तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो स्टूडेंट अब ये जो कोनेटिव डोमेन है ना, इसी को हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो इस नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये आ जाता है नेक्स्ट कि ये किससे डील करती है, ये डील करती है फिजिकल मूवमेंट से, कोऑर्डिनेशन से एंड मोटर स्किल्स, कि जो भी हमारी मूवमेंट से रिलेटेड हमारी स्किल्स हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं तो उनसे रिलेटेड ये हमारी काम करती है, उससे ही हमारी ये डील करती है। अब इसके भी हमारे 5 लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट अब अगर आपको ये याद नहीं हो रही है, इसकी आपको एक याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर आ जाता है इम्पैन या फिर ओमपैन। इम्पैन या ओमपैन से आप इसको याद रख सकते हैं। इम्पैन में क्या होता है, आई से क्या होता है, इमिटेटिंग, एम से क्या होगा, मैनिपुलेशन, एंड प्री से क्या होगा, प्रिसीजन, एंड ए से क्या होगा, एक्यूरेसी, एंड देन हमारा आ जाता है लास्ट स्टेप एन से नेचुरलाइजेशन। अब इन पेन में हमारा नेक्स्ट है ओम पेन। अब ओम पेन में आई और ओ हमारे सेम है, यहाँ पर या तो इमिटेशन बोल दो इसको या फिर ऑब्जर्विंग, कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अब हम इन 5 लेवल्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है ना कि हम उसको इमिटेट कर रहे हैं, कि कहते हैं ना ये तो इसको बिल्कुल इमिटेट कर रहा है। इमिटेट का मतलब है कि बिल्कुल हम एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कि दूसरे के एक्शंस को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यही है। जैसे अब हम इसको एग्जांपल से रिलेट करते हुए चलेंगे कि मैंने क्या बोला था इसमें, कि हम फिजिकल मूवमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ हम डूइंग कर रहे हैं, तो हम जाके इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं। तो यही होते हैं हमारी साइकोमोटर डोमेन। कि जैसे क्या करा कि मेरे को कुछ कार सीखनी थी, अब मैं अपने ट्रेनर के पास जाऊंगी कि मुझे कार सीखनी है। अब क्या होगा, पहले मेरे को अपना जो मेरा ट्रेनर है वो कार को चलाते हुए मुझे सिखाएगा कि ऐसे कार चलाई जाती है। तो अब मैं क्या करूंगी, उसको देखकर मैं इमिटेट करने की कोशिश करूंगी, कि जो भी एक्शन उसने परफॉर्म करे थे अब मैं उसको इमिटेट कर वही एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करूंगी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इमिटेशन, कि उसको देखकर मैं बिल्कुल नकल कर वही काम करना शुरू करूंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है मैनिपुलेशन, कि जो उसने सिखाया था मुझे, जो भी गाइडेंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैं अब अपना काम शुरू करूंगी। कुछ शायद मैं अपने चेंजेस भी लेके आऊं, कि कुछ उसने एक्शन बताए थे क्या, तो मैं कुछ और उसमें ऐड करना शुरू कर दूं। तो वो होता है मैनिपुलेशन,
कि जो भी मैंने स्टेप्स को फॉलो किया, जो भी गाइडेंस को फॉलो कर कर मैं क्या करती हूँ, अब एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। शायद मैं कुछ उसमें चेंज भी कर दूं, क्योंकि अभी तक मैं उसमें परफेक्ट नहीं हुई हूँ। नेक्स्ट आ जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब बिल्कुल अब मैं अपनी एक्यूरेसी के साथ उस काम को परफॉर्म करना शुरू कर दूंगी। कि अब मैं क्या कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी हर रोज, तो अब मेरे को थोड़ी थोड़ी कार चलानी आ जाएगी, मैं उसमें एक्यूरेसी मेरी अब आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब मैं अब और ज्यादा उसमें परफेक्ट बनती जाऊंगी, कि मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ, 2 घंटे में कार चलाना सीख के आती हूँ, कि जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी मेरी गलतियां होती हैं, वो मेरे को हर रोज मेरा ट्रेनर बताता है कि मैंने क्या गलतियां की, कि मुझे कैसे कितनी स्पीड रखनी है, जब ब्रेकर आएगा मुझे कितनी स्पीड को रखना है, या फिर मुझे क्या है, जो भी हमारे रोड सेफ्टी के साइंस होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, क्या उनके मीनिंग होते हैं। तो मुझे सारी की सारी चीजें जब बताई जाएंगी तो मैं और ज्यादा उसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाऊंगी, कि जो भी मैं अब स्किल्स थी मैंने सीखी उनके अकॉर्डिंग में अडेप्ट करना, कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दूंगी। अब हमारा जो लास्ट स्टेप आएगा इसमें, जो फाइनल हमारा लेवल होता है वो है नेचुरलाइजेशन। कि अब मैंने क्या करा, इतनी अच्छे से मैं कार सीख लूंगी, अब मैं ऐसे चलाऊंगी कार के साथ साथ मैं क्या कुछ गाने भी गुनगुना रही हूँ, कुछ मैं अलग से सोच रही हूँ अपने मन में, और साथ साथ में कार को ड्राइव भी कर रही हूँ। अब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को तो बिल्कुल अच्छे से कार चलानी आती है, कि अब मैं ऑटोमेटिक उसको कार को चला रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कार चला रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं क्या कर रही हूँ, कुछ और चीजों को मैं बारे में सोच रही हूँ। तो यही होता है नेचुरलाइजेशन, कि अब मैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर दूंगी, कि मैंने क्या करा, चाबी लगाई और कार को शुरू करना, चलाना शुरू कर दूंगी, और मेरे को ऐसे चलानी आ जाएगी कार, कि मेरे को तो बिल्कुल शुरू से ही कार चलानी आती थी। और मेरा जो माइंड है और जो मेरी परफॉर्मेंस होगी वो अनकॉन्शियस होगी। अनकॉन्शियस का मतलब कि मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं इतने अच्छे से कार चला पा रही हूँ। तो यही होता है नेचुरलाइजेशन, कि मैंने इतने अच्छे से अब कार चलाना सीख लिया, तो अब मेरे अंदर ही वो क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया, अब मैंने बिल्कुल अच्छे से मैं ड्राइव कर पा रही हूँ। तो यही होते हैं 5 लेवल्स, कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ मोटर स्किल्स का यूज करा, कि मैं अपनी हैंड की मूवमेंट्स कर रही हूँ, अपनी बॉडी को मूव कर कर मैं चीजों को सीख रही हूँ। एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं, कि जैसे हम स्विमिंग करते हैं, शुरुआत में जब कोई हमारा स्विमर होगा, जो भी हमारा ट्रेनर होगा, उसको हम देखकर क्या करते हैं, स्विमिंग करेंगे, फिर हम अपने आप करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर वो हमें और सिखाएगा, तो अब हम और ज्यादा उसमें प्रैक्टिस लेकर आएंगे, एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्किल्स थी बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होगा, नेचुरलाइजेशन, कि मैं तो ऐसी स्विमर बन जाऊंगी कि जिसको तो क्या था, बिल्कुल शुरुआत से ही स्विमिंग आती थी। तो स्टूडेंट आई होप कि ये 5 के 5 लेवल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज में और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ हमारे एमसीक्यूज को, ताकि हमारे जो भी कंसेप्ट था ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का, आप उसको और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से। तो हमारा उसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो आ जाता है कि विच डोमेन इज कंसर्न विद मैनुअल और फिजिकल स्किल्स। कि इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डोमेन है हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, कि जो किस रिलेटेड होती है, मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल्स से। अभी हमने पढ़ा था मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, कि हम अपने आप से कुछ हमारी बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं। फिजिकल स्किल्स कि हमने क्या करा, हैंड की मूवमेंट करी है, हमारे पैरों की मूवमेंट करी है, या फिर हमारी जो भी आर्म है उसकी हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारी स्किल्स होती हैं इसको हम पढ़ते हैं साइकोमोटर स्किल्स में। तो यही है हमारी साइकोमोटर डोमेन। तो हमारा इसका ऑप्शन बन जाएगा सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एमसीक्यू, द ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन। कि आपसे पूछा गया है कि जो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स हमारे एबल हैं टू जस्टिफाई द सॉल्यूशन, ये हमारा किस डोमेन का एग्जांपल है, जो हमारी ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन थी। अब ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन में हमने 6 लेवल पढ़े थे। जैसे कॉग्निटिव डोमेन के हमारे क्या थे, 6 तरीके के लेवल थे। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नॉलेज होता है, एंड देन हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर हम अप्लाई करते हैं मतलब एप्लीकेशन, एंड देन हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, फिर हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन। तो अब हमसे इसमें पूछा गया है स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द सॉल्यूशन, कि स्टूडेंट एबल होंगे जस्टिफाई करने के लिए सॉल्यूशंस को, वो किस हमारी जो डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, उसके किस लेवल पर हमारे स्टूडेंट जस्टिफाई कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हमारा कीवर्ड्स अगर आपको पहचान पा रहे हो तो ये है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब हम जज कर पा रहे हैं, और जज हम किस में करते हैं, लेवल पर, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, जो भी मैंने मटेरियल यूज करा था, जिन मेथड्स को मैंने यूज करा, जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने अंडरस्टैंड करा था,
उसमें मेरी क्या कमियां रह गई थी, मुझे और एफर्ट्स लगाने की जरूरत थी या फिर नहीं थी। तो मैं अब इन सारी चीजों को इवेलुएट करती हूँ, जस्टिफाई करती हूँ या फिर क्या कर रही हूँ, जज कर रही हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स अब एबल हैं टू जस्टिफाई द सॉल्यूशन, जस्टिफाई कर पाती हैं वो सॉल्यूशन को, कब वो इवेल्युएशन में ही पॉसिबल होता है। तो ये है हमारे ब्लूम्स के कॉग्निटिव डोमेन में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, इवेल्युएशन। अब नेक्स्ट आ जाता है इन विच डोमेन डज द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एनवायरनमेंट फुल, कि इस कौन सी डोमेन है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि जो टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फुल, कि मैं क्या कर रही हूँ, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके टुवर्ड्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कर रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किस डोमेन में आता है, हमने 3 टाइप्स की डोमेन पढ़ी थी, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है एंड देन हमारी होती है साइकोमोटर डोमेन। अब हमसे पूछा गया है कि ये हमारे किस डोमेन में आता है, कि मैं कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ या फिर डेवलप कर रही हूँ हमारे एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स। तो इसमें जो हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि एटीट्यूड, अभी यहाँ पर भी एक कीवर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमने कहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारी इमोशंस हैं, फीलिंग्स होती हैं, हमने पढ़ा था अफेक्टिव, कि हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस के थ्रू दूसरों पर अफेक्ट डालते हैं। ऐसे याद कर लो कि हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उनके थ्रू, हमारे मोटिवेशन के थ्रू, एटीट्यूड या फिर वैल्यूज के थ्रू हम दूसरों पर अफेक्ट डाल पा रहे हैं। तो अफेक्टिव डोमेन कहाँ पर होगी, यहाँ पर एटीट्यूड के बारे में बात होगी, वैल्यूज के बारे में बात होगी, इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में या फिर मोटिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड है एटीट्यूड। तो जो एटीट्यूड है हमारा आ जाता है अफेक्टिव डोमेन में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, द डोमेन दैट इंक्लूड्स स्किल्स लाइक ड्राइंग, टाइपिंग एंड ऑपरेटिंग अ मशीन इज कॉल्ड, कि जो हमारी होती है डोमेन जिसके अंदर हमारी कौन से स्किल्स इंक्लूड होती हैं, कि जैसे हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या फिर हम किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, पहले तो कि हम यहाँ पर हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट्स हैं, फिजिकल मूवमेंट का हम यूज कर रहे हैं। कि ड्राइंग में हम क्या करते हैं, हैंड को यूज करते हैं, कि हमारे जो भी फिंगर्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। एंड टाइपिंग में भी हम क्या करते हैं, हमारी फिंगर्स मूव कर पाती हैं। एंड ऑपरेटिंग अ मशीन, कि हमारी आईज भी चल रही हैं और हमारे हैंड्स भी चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट चल रही है, फिजिकल मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा किस में पढ़ा था हमने, किस डोमेन में, कि देखो यहाँ पर हमारी सी ऑप्शन आ जाएगा, साइकोमोटर डोमेन में ही हम इन चीज के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि मैच द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विद एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब्स, कि हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स दिए गए हैं, 2 लिस्ट बताई गई हैं। तो हमें लेवल्स हैं जो भी ब्लूम्स की रिवाइज टैक्सोनॉमी के, ब्लूम्स की जो रिवाइज टैक्सोनॉमी थी किसने दी थी, एंडरसन ने दी थी, और कब दी थी, 2001 में दी थी। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारे लेवल्स हैं उनको उनकी एप्रोप्रिएट वर्ब के साथ आपको मैच करना है। तो स्टूडेंट हमें लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में हमें ए में ऑप्शन में अंडरस्टैंड है, बी में अप्लाई है, एंड सी में एनालाइज है, एंड डी में हमारा है इवेलुएट। एंड लिस्ट 2 में आ जाता है हमारा फर्स्ट है सोल्व है, सेकंड एक्सप्लेन है, एंड देन थर्ड हमारा है कैटेगराइज, एंड फोर्थ आ जाता है हमारा जस्टिफाई। तो इसमें हमारी जो लिस्ट 1 है, आप देख सकते हैं कि जब स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड करोगे चीजों को, जब आप समझ के पढ़ोगे तो आप क्या कर पाओगे। यहाँ पर दिखा है कि जी लिख रखा है कि सोल्व कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या फिर कैटेगराइज है, या फिर जस्टिफाई। तो जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो चीजों को आप जब क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे चीजों के। तो इस वजह से जो हमारी अंडरस्टैंड है उसके करेक्ट वर्ब कौन सी होगी, हमारी एक्सप्लेन, इसकी हमारी करेक्ट वर्ब होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी अप्लाई, अप्लाई मतलब हमने जो भी चीजों को सीखा अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। कि जैसे क्या था, हमारे मैथ के टीचर ने हमें सम को अब बता दिया कि ऐसे ऐसे हम इस सम को करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन को बताया। तो अब हम क्या करते हैं, उस जो हमें सम सिखाया गया था, जो भी हमें इक्वेशन सिखाई गई थी, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, अप्लाई करूंगी। अप्लाई कैसे करूंगी, कि जब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा सोल्व करूंगी। तो ऐसे कब होगा, अप्लाई को मैं किससे रिलेट करूंगी, सोल्व से, कि मैंने उस कंसेप्ट को जो भी मैंने सीखा था अंडरस्टैंडिंग में, अब मैं उसको अप्लाई करूंगी, मतलब मैं उसको अब सोल्व करने का काम करूंगी। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर क्या करती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। अब इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, कि मैंने क्या करा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिवाइड कर दिया। अब मैं उसमें क्या करती हूँ, कैटेगराइज का काम करूंगी, कि मैंने क्या करा, किसी टॉपिक को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो इसको हम मैच करेंगे एनालाइज को कैटेगराइज से, कि मैंने किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा ताकि मैं उस टॉपिक को और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकूं, डीप में जाकर उस चीज को और ज्यादा समझ सकूं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डी ऑप्शन इवेल्युएट।
इवेलुएट का मतलब कि अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जज करते हैं और जस्टिफाई करते हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिया। जो भी हमने पढ़ी है चीजें, जो भी हमने चीजों को अंडरस्टैंड करा, टॉपिक्स को पढ़ा है और जो भी हमने मटेरियल को यूज करा था या फिर मेथड्स को यूज करा था, तो हम उसको क्या करते हैं, इवेलुएट करने का काम करते हैं कि उनमें कुछ कमियां तो नहीं थी, हमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो यही होता है इवेलुएट। अब जो ये डी ऑप्शन है हमारा मैच होगा फोर्थ ऑप्शन जस्टिफाई से। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो मैच होगा हमारे टू ऑप्शन से, एंड जो बी है हमारा अप्लाई होगा सोल्व से, एनालाइज होगा कैटेगराइज से, और हमारा जो डी ऑप्शन है इवेलुएट वो होगा हमारा फोर्थ जस्टिफाई से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। आई होप स्टूडेंट आपको आज का जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के पास या फिर जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है उनके बीच और ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आए। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।